अस्सलामुअलैकुम। हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे नौशाद अली साहब, अनीक नाजी साहब, सना मिर्ज़ा साहिबा और ताहिर नईम अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज जो बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है, मुबैना ऑडियो लीक एक आज हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के इख्तलाफात से मुतालिक जो कयास आराइयाँ हैं उस पर बात करेंगे। जो ऑडियो सामने आई जिसमें एक अहम नुक्ता सामने आया है, जिसमें बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि चेयरमैन PTI की बहनों ने मुझे पूछा कि जहर वाली लाइन क्यों लिखी थी। ये भी कह रही हैं साथ साथ कि ये कौन होती हैं मुझे पूछने वाली। मगर ये आज कोई पहली वीडियो नहीं है जो कि सामने आई हो। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं जो कि लीक हुई और एक तवील लिस्ट है इसकी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो वालिदा हैं उनकी ऑडियो उठाकर देख लीजिए। वकील ख्वाजा तारिक की अहलिया, उनकी ऑडियो है। साकिब निसार की ऑडियो है। असद उमर, जुल्फी बुखारी, आज़म खान और मुतादिद शख्सियात इससे जुड़ी हैं। मगर अहम नुक्ता जो आज हम अपने सवाल में, अपने प्रोग्राम में उठाएंगे, तमाम पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि आखिर ये ऑडियोज़ सामने कैसे आई, कौन लीक करता है इस तरह की ऑडियोज़। नौशाद साहब, आप ही से सबसे पहले पूछती हूँ जी। कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो व्हाट्सएप ऑडियो है ये सेफ़ होती है, लेकिन आज से कुछ 4 साल कबल मुझे ये बताया गया था हमारे एक दोस्त की जानिब से कि ये व्हाट्सएप जो ऑडियोज़ हैं इनका तोड़ कर लिया गया था और ये हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। हमने ये भी देखा कि बाज़ लोग जिनकी तरफ मैंने इशारा किया आप वो समझ रही होंगी कि वही हैं सिर्फ, लेकिन बाज़ लोग दूसरे भी हैं। और एक और बात आपको बता दूं, किसी की आड़ में खुद भी ये काम कर जाते हैं, नाम उनका लग जाता सियासत जो है है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। और ये सियासत के अंदर वो कुछ होता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जो इक़्तिदार के ईवान होते हैं, यहाँ के मसाइल जो हैं वो जो लोग उनके करीब रहते हैं वो जानते हैं कि वहाँ बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। तो बाकी फिर आप समझिए ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है, उसकी अपनी टीयर्स के अंदर हो रहा है। हम सुन रहे थे, आपको पता है कि कुछ पिछले गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बातें आ रही थी। कभी कहा जाता था कि जी जो उनकी बहन है अलीमा खान वो चेयरपर्सन बनने जा रही हैं, कभी कहा जाता था कि बुशरा बीबी वो चेयरपर्सन बनेंगी। बहुत सारी जगहों पर यह बहस भी हो रही थी कि नहीं ये इनमें से कोई नहीं होगा, चेयरमैन साहब किसी और को देना नहीं चाहते। ये बात हमने पहले भी देखी थी जब उन्होंने एक बोर्ड बना दिया था, वो किसी को चेयरमैनशिप देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मजबूरी ये है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। अगर उनके पास चॉइस होती, उन्होंने वकला को कहा है कि अगर हो सकता है, मुमकिन है तो कोशिश कीजिए कि ये इसके बगैर मामला चल जाए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। चूंकि हो नहीं सकता था तो फिर ये करना पड़ा। अब आप देखिए चेयरमैन का नाम अनाउंस करना पड़ा जी, चेयरमैन का नाम। अब आप अंदाज़ा कीजिए हालत ये है। अब वो कहते हैं, मैं वो फिक्रा नहीं बोलना चाहता, हमारे यहाँ तो यूजुअली कहा जाता है कि वो जूतों से दाल बटनी और वो इस तरह के मामला। मसला ये है कि जो इस सिचुएशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गुजर रही है, ये इस मरहले से बचना, इसमें सर्वाइव करना बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर वो इससे बची तो फिर ही मैं समझता हूं कि वो अपने आप को सियासी जमात के तौर पे अपने आप को प्रॉपर तरीके से नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवा पाएगी। वरना बहुत सारे लोग, उनका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कभी भी सियासी जमात थी नहीं, उसको सियासी जमात का एक रंगो रूप दिया गया था, चेहरा दिया गया था। वो एक कल्ट है जो अपने अंदाज से काम करता है। अब जब वो कल्ट उस अंदाज से काम करता है तो वो दूसरों के लिए जो जिस तरह का काम करता है, फिर एक वक्त आता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स विद इन कल्ट आनी शुरू हो तो फिर वो बहुत रिजिड होता है। और कल्ट होता ही वो है जो बहुत रिजिड तरीके से, अगर वो रात को दिन कहा जाए तो वो दिन कहे, दिन को रात कहे तो वो रात कहे। और उस लीडरशिप के साथ अगर चीज़ें ट्रांसलेटेड और उनके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो फिर वो एक दूसरे के लिए भी उतने ही रिजिड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रिजिडिटी मौजूद होती है। अब सिचुएशन ये है कि ये इस वक्त जो आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि ये आइंदा इलेक्शन जो है आपका ऑडियो और वीडियो लीक्स का होगा। हाँ जी, ये ऑडियो और वीडियो लीक्स ही चलती रहेंगी इस सब के अंदर। इसी की तरफ इशारा भी किया था जी। तो अब ये जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, पहली बात तो ये है कि सबसे अहम बात ये है कि जो लड़ाई हमें विद इन द पार्टी नजर आ रही है, इससे मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो इसको सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि आप देखिए उधर आतिफ खान साहब जो है वो उनको कह रहे हैं कि आप ये जो मरवत साहब हैं इनके किसी वर्कर कन्वेंशन में न जाएं। 3-4 ग्रुप अलहदा से बने हुए हैं, शाहमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज अलाई साहब हैं। फिर जो बच गए, एक लीडरशिप पूरी की पूरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जा चुकी है। जो बची खुची है वो आपस में लड़ना शुरू हो गई है। और जो उसके बाद भी मजीद बच गया उसमें यह है कि ये ऑडियो सामने आएंगी, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और ऑडियो के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू कर दी गई है उससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हैं। आप देखिए कि ये एक बड़ी अहम बात है कि कितना पॉइंट रेज किया था तहरीक इंसाफ ने ये जहर देने की बात के ऊपर और उसके ऊपर।
अब वो मामला जो है वो किस तरह से खुला है कि जी ये आपने हद से तजावुज़ कर दिया, ये मज़ीद बात कर दी। सो इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किल और ब्लीक नज़र आ रही है, जो उसका फ्यूचर भी जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। जिससे मैंने आपको याद है कहा था कि पता चलेगा अच्छा कि नौशाद साहब, पोलियो आपका ये हुआ है मानना या है कि ये जो बुखार से ऑडियो काम लीक है चलेगा। आज की, ये डेंट डाल सकती है वोट बैंक पे इमरान खान के? देखिए किसी हद तक आप कह सकते हैं वोट बैंक को इसलिए भी डेंट डाल सकती है कि देखिए हर जमात के अंदर मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले वोटर्स होते हैं। हाँ जी। जरूरी नहीं मतलब कि हमारे जिस कल्ट मुआशरे की मैं की बात अक्कासी कर रहा कर रहे हैं हूँ वो लोग इससे इफेक्ट हों, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हमदर्दी रखते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं कि यार आप देखिए कि पॉपुलैरिटी जो है वो चल रही होती है, तो वो कुछ उनका ख्याल होता है कि यार अगर इमरान खान साहब को इस वक्त बुरे हालात में हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए। फिर इसी डिफरेंट तरह की अप्रोचेस के लोग होते हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोई गलत बात है उसको तस्लीम नहीं करते, और तस्लीम ना करते हुए वो अपने फैसले से बैकआउट करते हैं, और फैसले से बैकआउट करेंगे तो अल्टीमेटली वो वोट नहीं देंगे तहरीक इंसाफ को। ठीक है नौशाद साहब, पॉइंट क्लियर है। सवाल अनीक नाजी साहब मैं आप ही से कर लेती हूँ। ऑडियो लीक, इस ऑडियो लीक से स्पेसिफिकली पीटीआई चेयरमैन को, इमरान खान को बेसिकली कितना नुकसान हो सकता है? देखिए इमरान खान को या पीटीआई को जो हुआ है, क्या वो तो लीक्स वगैरह तो नहीं है, वो तो आप जानते हैं कि कीमत है खान की सूत्रों में ये भी है कीमत है। बतौर सियासत के तालिब इल्म और आप देखने की बात है कि ये ऑडियोज जो है, ये जब खान साहब का दौर सारा कुछ ये कितनी इस तरह कर सकते ताकि जो उस तरह की इस पे बात करें, बिलावल भुट्टो नहीं हुई उसकी कितनी। अच्छा ऑडियो का इशू है अनीक साहब, मैं सवाल दोबारा आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन मैं ये सवाल सना मिर्जा साहिबा अभी से पूछ लेती हूँ। मुझे बताइएगा कि जिसकी कोशिशें की जा रही हैं एक के बाद एक, और ऑडियो लीक ये सामने आई है अब, और नंद और भावच का इख्तलाफ है और वो खुलकर सामने आ चुका है। अलीमा खान ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मीडिया से के नुमाइंदों से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि जी जो बात इख्तलाफ ये कर रहे थे, कह रहे थे कि जी शायद मैं या चेयरमैन बनना चाहती हूँ, चाहे बुशरा बीबी हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया जब बैरिस्टर गौहर का नाम लिया है। तो इस ऑडियो लीक से आपको क्या लगता है कितना नुकसान होगा पीटीआई को? देखिए ऑडियो लीक से पहले मैं एक छोटी सी बात सना ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि जहाँ तक चेयरमैनशिप की बात है तो शायद गौहर साहब को दो अलग अलग राय के बिहाफ के ऊपर शायद वो ओहदा दिया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि वो वकील हैं इसलिए बेहतर अंदाज में शायद डिलीवर कर सकें और एस्टैब्लिशमेंट के साथ निगोसिएशन कर सकें। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2008 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट लिया था और इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। तो सियासत के हवाले से वो एक्टिव तो रहना चाहते थे, लेकिन शायद वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि चेयरमैनशिप के लिए मेरा ख्याल है कि अगर शाह महमूद साहब या परवेज इलाही साहब को नॉमिनेट किया जाता तो वो बेहतर चॉइस होती, क्योंकि इस वक्त आपको पीटीआई के लिए इलेक्शन में जाने की राह हमवार करनी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात इस्तवार हों, और उसके लिए ये दो शख्सियात जो हैं ये बहुत आइडियल शख्सियात हैं। लेकिन इन दोनों शख्सियात को अगर सुपरसीड करके गौहर साहब को नॉमिनेट किया गया है तो इसमें यकीनन कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी। या तो खान साहब को ये लगता होगा कि पार्टी उनके हाथ से ना निकल जाए, या फिर उनको ये लगता होगा कि शायद परवेज इलाही साहब और शाह महमूद साहब, अगर आप उनकी प्रोफाइल को भी समझें तो ऐसे लोग हैं जो किसी मौके के ऊपर खान साहब को डिच भी करा सकते हैं, बदल सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन गौहर साहब के हवाले से, क्योंकि गौहर साहब की अपनी कोई रिकॉग्निशन नहीं है और रिकॉग्निशन इन अ सेंस कि पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं है, तो आई थिंक वो वही करेंगे जो इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे, तो उनसे ज्यादा सेफ ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। एक और बुज़दार पीटीआई के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं नौशाद साहब की तो क्या ही बात है, लेकिन ठीक कह रहे हैं कि एक और बुज़दार साहब है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनको चाय और कॉफी का फर्क पता है। बुज़दार साहब को तो चाय और कॉफी का माजरत के फर्क भी थोड़ी तरक्की हो गई है, थोड़ा बेहतरी आ गई है, इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। कुछ बातें टेलीविजन पे कहते हुए हमें खुद भी शर्म आती है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर मैं ऑडियो लीक पे ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल में इस ऑडियो लीक के ऊपर बात करना खुद बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। इतनी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, क्या जुल्फी बुखारी साहब की, क्या इससे पहले साबिक जजेस की अहलियाओं की। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डिबेट बेकार है। ना हम इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना हम इसके ऊपर कुछ सिंपल सी बात है, आजकल हर बंदे ने ये किया हुआ है कि अगर वीडियो आती है तो कहते हैं जी ये तो बनाई गई है, या आर्टिफिशियली बनाई। अच्छा खोसा साहब ने वैसे इसको ऑन कर लिया वीडियो को, उन्होंने डिनाई नहीं किया। है, उन्होंने साथ ये कहा है कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन बना कौन रहा है? साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा कर दिया उन्होंने आवाम के लिए। देखिए
मैं एक छोटे से कमेंट करूंगी। खोसा साहब की क्या ये बात है ना, खोसा साहब ने कल ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई हाँ पाकिस्तान जी। तहरीक इंसाफ के जो है वो खान साहब ही होंगे। 2 घंटे बाद पता चलता है कि गौहर साहब है। तो मैं खोसा साहब की बात के ऊपर मैं शायद उस तरह उनकी बात को उस तरह संजीदा ना ले सकूं। वो अभी भी रीमा अपनी खान बात ने पर क्लियर कायम है किया है, कि उसको क्लियर किया है रीमा खान ने भी। एग्जैक्टली। हाँ। तो आई थिंक इन ऑडियोज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन इनको कमीशन की सतह पर होना चाहिए। और अगर कमीशन कुछ इन्वेस्टिगेट करता है तो उसका कोई नतीजा और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमारे पास बहुत ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। हमारे पास अभी एक जज साहब की इंक्वायरी हो रही है जो उस इंक्वायरी के खिलाफ भी चले गए हैं कोर्ट में। तो खुदारा इन ऑडियोज लीक्स का जो सिलसिला है बंद होना चाहिए। इनको प्रॉपर किसी एंड की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं इस ऑडियो पे इसलिए फर्दर वो नहीं करूंगी कि हमें खुद भी अंदाजा है कि बुशरा बीबी की शख्सियत कैसी है, और हमें ये भी अंदाजा है कि खान साहब की बहनों की शख्सियात कैसी हैं। तो आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये तो अल्टीमेटली होना ही था इस घर के अंदर। घर की बातें डिस्कस करने से बेहतर है कि इसको प्रॉपर लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेट अगर तो जरूरत है तो किया जाए। अदरवाइज जिस तरह की इंटरटेनमेंट आजकल मिल रही है, इस इंटरटेनमेंट का हिस्सा इसको समझ के सिर्फ गुजार देना चाहिए। ठीक है ताहिर साहब, सवाल आपसे मेरा ये है, तलाल चौधरी साहब ने ये खुलकर कहा है कि मौरूसी सियासत के खिलाफ खुद इमरान खान बात करते रहे, लेकिन अंदर से वो खुद चाहते हैं कि बुशरा बीबी या अलीमा खान खुद जो है वो पार्टी की बागडोर संभाले और मैं उनके थ्रू ये काम कर रहा हूँ। इसमें मुझे बता दीजिएगा कि कितनी सदाकत है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर का नाम जो सामने आया है, उसके पीछे भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश है। नून लीग का ऐसा मानना है, क्या आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर तहरीके इंसाफ सेंसिटाइज नहीं थी कि मौरूसी सियासत क्या वजह है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की एक वजह यह भी है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की कि जब किसी सियासी लीडर को, सियासी पार्टी के सरबराह को माइनस किया जाता है -1 फार्मूले के तहत, तो फिर वो जो पार्टी वर्कर होता है वो कहता है कि हम इन्हें माइनस नहीं करेंगे, तो वो फैमिली की तरफ फिर मामला जाता है। यही जुल्फकार अली भुट्टो के साथ वक्त हुआ, यही नवाज शरीफ के साथ हुआ, और अब इन्हीं हालात पे इमरान खान साहब गुजर रहे हैं। तो वो जब जेल से आएंगे तो फिर वो मौरूसी सियासत की डायनामिक्स को समझेंगे। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो गौहर अली खान का इंतखाब किया है वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं है और वो मिडिल क्लास बंदे हैं और वो लेफ्ट की सोच के आदमी हैं और उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जो दहशत गर्दी का शिकार रहा है, कि उसमें उनकी जो सोच थी वो दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ रखते थे। चंद हज़ार वोटों से वो हारे हैं और तालिबान के खिलाफ उनका नैरेटिव था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तीसरा ये कि उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल ये है कि वो इत्तेज़ाज़ एहसन के जूनियर वकील रहे हैं। पहली दफ़ा उन्होंने फ़ाल किरदार लायर्स मूवमेंट में किया। इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक में उनका अहम किरदार था। इस वक्त जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के अदलिया में, तो बहुत सारे ऐसे जजेस हैं कि जिनके साथ अदलिया बहाली तहरीक में वो राब्ते में रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो अमेरिका और यूके से आला तालीम याफ्ता है और जिसका कोई इस तरह कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई जागीरदार नहीं, कोई सरमायादार नहीं, ये पहलू मीडिया डिस्कस ही नहीं कर रहा। जाहिर है कि उन्हें इन बातों का पता ही नहीं। आपने कोई स्टोरी देखी हो, कोई रिपोर्टर उनके गांव चला गया हो कि ये गौहर अली खान कौन है, ये किस स्कूल में पैदा हुआ है, इसके वालिदैन कौन थे, तो बस ये तलाल चौधरी हो या दूसरे नहीं साहब, गौहर साहब का प्रोफाइल मैटर मसला एक अलग है। गौहर साहब इन्हें कम अज कम इमरान खान साहब ने ना बहन को दिया ना बीवी की को दी पार्टी की क्यादत, उन्होंने गौहर अली खान को दी, जो कि एक अच्छा डिसीजन है मैं समझता हूँ। देखिए मेरी बात यह है, गौहर साहब के ऊपर किसी पे उनका प्रोफाइल यकीनन अच्छा होगा, वो एक सेंसिबल आदमी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप अपनी जमात में एक तरह से इलेक्टेबल बन गए ना, ये भी कि एक बंदा आया है वो जिसकी कोई पार्टी में पिछले 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में जिन लोगों ने साथ काम किया है वो सारे के सारे वो बैठे रह गए हैं, वो देखते रह गए हैं। उनमें भी मिडिल क्लास थे, उनमें भी पढ़े लिखे थे, उनमें भी सारे एबिलिटीज रखते थे, वो सारे साइड पर हो गए। और एक शख्स आया जिसने 2022 में पार्टी ज्वाइन की है और देखते देखते ये आपको 2 महीने पहले से 2.5 महीने पहले किसी को कोई जानता नहीं था गौहर साहब को, वो आके इस तरह से छाए हैं कि वो वैसे तो पीटीआई पे इस वक्त वकला ही छाए हुए हैं, लेकिन वो वकीलों के कब्जे में दे दिए पार्टी। लेकिन ये जरा मुश्किल है ना, हाँ देखिए किसके नहीं, बात ये नहीं है, ये आपका वकला को थोड़ा मुश्किल नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि वकला को मानने की बात नहीं। मैं कह रहा हूं जो पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी, जो वो लोग जो 20-22 साल से हैं, ये कुरैशी साहब हो गए, परवेज अली साहब वगैरह, ये सारे ग्रुप्स जो हैं अब ये उठ खड़े होंगे ना। ये देखें मरवत साहब आपके सामने जरा एक्टिव हुए पिछले चंद 1-1.5 माह की गेम है, 1-1.5 माह में ये मरवत साहब का नाम सामने आया, पहले कौन जानता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आतिफ खान जो उनके साथ पिछले 20 साल से लगे हुए हैं, वो जो है वो उनके वर्कर को कह रहे हैं कि इनके कन्वेंशन में ना जाएं। तो ये विद इन द पार्टी जो इसके बाद जो रिफ्ट पैदा होंगी, पहले तो जो हालत है सो है,
हमें नजर आ रहा है कि पहले ही बहुत बुरी पोजीशन है। तो इस तरह के फैसलों से फिर आगे कहां जाके खड़े होंगे? तरफ इशारा किया, वो भी खुलकर उन्होंने इजहार किया इसका। ठीक है, मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक नुक्ते का इजाफा करना चाहता हूं कि इलेक्टेबल की इस्तिलाह पे शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही पूरा उतरते हैं। इलेक्टेबल बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं। और मैं आपको तारीख याद दिलाऊं कि जब मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब मुआहदा करके गए, नईम साहब जो है, नईम साहब इलेक्टेबल वो होता है जो पार्टी में जिसकी सर्विसेज नहीं होती, लेकिन वो इलेक्ट हो सकता है, इसलिए आगे वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके तो टिकट ले लेता है। लंबी बहस है इस पर भी, ठीक है ना, वो इलेक्टेबल उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। रातों रात जावेद हाशमी बन गए। ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कितनी बेहतरीन रही और अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इक्तदार में आने के लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात पीपल्स पार्टी की, जिसके अरूज और जवाल के 56 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अपना 56वां यौम तासीस मनाया और पीपल्स पार्टी ने 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िका आइन भी पास किया था, जो 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। आज शहीद भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दिए हुए आइन को अपने 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर आइन देने वालों ने आज तक आइन की कितनी पासदारी की, इस पर बात करेंगे। अवाम के आइनी हुकूक तो दूर की बात, सिंध में उनके अपने ज़ाती हुकूक भी छीन लिए गए, इस पर बात करेंगे। सना, सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो बार बार हर जलसे में तकरीबन अपने आप को ये कह रहे हैं कि वही इस काबिल हैं जो पाकिस्तान की आगे मईशत को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो नौजवान हैं, वो करके दिखा सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को मुतहरिक कर सकते हैं बिलावल? बिल्कुल सना, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का मंजन बेचने के लिए आपने मेरे से शुरू किया है, लेकिन आई थिंक मैं जाती तौर पर ये समझूंगी कि पीपल्स पार्टी में अगर बिलावल को माइनस कर दे तो सिवाय कॉम्प्रोमाइजेस के, एडजस्टमेंट्स के कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। पीपल्स पार्टी जाती तौर पर मुझे बहुत पसंद थी। उसकी वजह यह है कि वो एक मंशूर, एक सोच के तहत बनाई गई थी। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ 99% पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह बनाई जाती रही हैं, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन मुझे जाती तौर पर बिलावल की सियासत सिर्फ इस हद तक पसंद है कि वो यंग है, एक जवान खून पाकिस्तान की सियासत में आया है। यकीनन बुजुर्ग सियासतदान नहीं है, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वहां पर यंग जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं ताकि वो ज्यादा एनर्जेटिक होकर काम कर सकें, और वो उसी करियर में अपने सीखते भी बहुत हैं। लेकिन इशू ये है कि बिलावल साहब की, अगर आपको 7 अगस्त 2023 की पार्लियामेंट में स्पीच याद हो, जिसका मैं बार बार हवाला देती हूं, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से शिकायत की थी कि आप दोनों जिस किस्म की सियासत के फुटप्रिंट्स छोड़कर जा रहे हैं, मेरे और मरियम साहिबा के लिए उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि उनकी स्टेटमेंट्स को खुद उनकी अपनी पार्टी में और खास तौर पर उनके अपने वालिद सीरियस नहीं लेते। जो ये लोग बात करते हैं कि जी वो एक ही पेज पर हैं और उनकी बड़ी एडजस्टमेंट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, मेरा नहीं ख्याल, जाती तौर पर मेरी अदना राय, बाकी ये सब मुझसे सीनियर है, बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि बिलावल की जो तरबियत है वो उनकी वालदा ने ज्यादा की है और वो उस लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट भी करना है, उनकी तरबियत भी करनी है। मतलब ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? क्योंकि इस बिल्कुल तो सवाल तो फिर ये खड़ा होता है ना, 16 माह फिर ना तजुर्बाकार, जिनकी तरबियत ही नहीं थी, वो वजीर खारजा था मुल्क का। मैं देखिए, आप आज अच्छी लग रही है ना, इसलिए आप मेरी बात बार बार काटेंगे, आज आपको माफ है। थैंक यू सना। और ये अच्छा है कि ये खातून दूसरे खातून की तारीफ करे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट जरूर ऐड करूंगी, वो ये कि देखिए बिलावल साहब जो है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिलावल साहब एक टिपिकल सियासतदान नहीं है और वो अपने वाले से बार बार कॉन्फ्लिक्ट करते हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज के ऊपर, और अब वो खुले तरीके से इस बात का इयादा भी करते हैं और दोहराते भी हैं कि उनके अपने वालिद से इख्तिलाफात है, लेकिन हमें ये लगता है कि उनकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग है। हमें ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के हाथ में, बिलावल साहब के हाथ में नहीं है। जिस दिन ये बिलावल साहब के हाथ में आई, उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का तरीका तब्दील हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी इस वक्त ये नहीं चाहती है कि जो अगले इंतखाबात के बाद हुकूमत आए, उसमें ऑब्वियसली 2/3 मेजोरिटी किसी को नहीं मिलनी, तो उसमें वो चाहते हैं कि नंबर गेम में या तो वो अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठे या फिर वो हुकूमत खुद बनाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां बिलावल साहब सख्त बात करें, वहीं जरदारी साहब नर्म बात करें। बिलावल साहब जो बातें भी कर रहे हैं, उसके जवाब में जरदारी साहब ने ये कह दिया कि ये तो अंडर ट्रेनिंग है, यानी कि वो तमाम का तमाम जो उन्होंने जिस गुब्बारे में हवा फुलाई थी, उन्होंने उसमें से हवा निकाल दी। तो इवेंचुअली बिलावल साहब को मजबूर होकर बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन बिलावल साहब के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता।
उस फैमिली के अंदर इख्तलाफात जरूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर एक ऐसी सोच मौजूद है कि वहां लिबर्टी है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी में एक लिबर्टी है कि आप कोई भी बात कर सकते हैं, फैसला अल्टीमेटली जरदारी साहब ने करना है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में हम बिलावल की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा मैच्योर देखेंगे, जो मुझे बजाहिर अभी मरियम नवाज साहिबा के पॉलिटिक्स में नजर नहीं आती। मैंने उनको कभी इकोनॉमी पे बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको कभी डिफेंस पे बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको कभी इस चीज के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स कैसे चलने चाहिए, या पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट स्टेक इश्यूज में या मुख्तलिफ इदारों के साथ भी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है किस किस्म के रिलेशंस बनाने चाहिए। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। उनकी जो भी ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि मरियम साहिबा को इस वक्त ट्रेनिंग की जरूरत है एज कम्पेयर टू बिलावल साहब। और अगर जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं तो वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि बिलावल साहब के कुछ हार्श स्टेटमेंट जो हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज और इदारे जो हैं वो नाराजगी की मद में ना लें। आई थिंक इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती। ठीक ठीक, पॉइंट क्लियर है आपका सना। नौशाद साहब, मुझे सिर्फ यही बता दीजिए कि एक तरफ बिलावल साहब अपना एक बयानिया लेकर आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ कह लीजिए कि शायद उनका बयानिया बिकना भी शुरू हो जाता है, अवाम में मकबूलियत भी पकड़ना शुरू हो जाता है। उतने में जरदारी साहब आ जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं जी, जो नफरत और अना की सियासत है हमें वो नहीं करनी। आज बिलावल साहब ने खुलकर ये कहा है कि हमें नहीं करनी वो सियासत। कुछ दिन पहले तक तो वो इसी की बात कर रहे थे कि जो शेर था वो बेसिकली बिल्ली निकला। आज कह रहे हैं कि हमने इस नफरत को ख़त्म करना है। ये क्या कर रहे हैं बिलावल साहब? कौन है इन्हें सिखाने और पढ़ाने वाले? देखिए, 2-3 अहम बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इख्तलाफ में और इख्तलाफ राय में बड़ा फ़र्क होता है। इख्तलाफ राय तमाम सियासी जमातों में होता है, और जैसे अभी आपको सना ने बताया कि पीपल्स पार्टी में ये लिबर्टी है कि आप न सिर्फ वो बल्कि वर्कर्स भी जो हैं वो बड़े जिसे कहते हैं खुलकर इख्तलाफात अपने सामने रखते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरा पहलू ये है, देखिए कि जो बिलावल साहब चाहते हैं या कहते हैं वो जब आपके मुंह से निकला था ना, जैसे ही उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने खुद भी इसको तस्लीम किया कि एक साइड से वो अग्रेसिव सियासत कर रहे हैं तो दूसरी साइड से मुफाहमत की बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि आप ना तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलेक्शन में जाना है तो आप सिर्फ मुफाहमत के चक्कर में पड़े रहें, या जिसको फ्रेंडली अपोजिशन एक जिस तरह से कहा जाता था या फ्रेंडली पार्टी कहें, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक अलहदा जमात के तौर पर इंतखाबात में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि बिलावल साहब ये चाहते हैं कि वो अग्रेसिवली अपने वोटर्स को करें, अट्रैक्ट करें, यूथ को अट्रैक्ट करें, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो जिनकी जो पीटीआई में जा चुके हैं और वो अग्रेसिव बात करते हैं, वो अग्रेसिव बात सुनना चाहते हैं, वो उनको भी अट्रैक्ट करें, क्योंकि जो सिचुएशन पीटीआई की नज़र आ रही है यकीनन बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं होंगी फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये गुड कैप और बैड कॉप वाला मामला ही नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई बहुत शदीद इख्तलाफात हों जिसके अंदर वो बाप बेटे से बात ना करे या बेटा बाप से बात ना करे। और तीसरी जो हम बात है, देखिए पीपल्स पार्टी ना एक नजरिए का नाम है जी। आप उसके अंदर ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी में जब बुरा वक्त आया उसने बहुत बुरा वक्त काटा, फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपनी नई सियासत शुरू की। जब मोहतरमा वापस आई, फिर मोहतरमा की शहादत के बाद कोई चॉइस नहीं थी, जरदारी साहब ने सियासत शुरू की और अपने अंदाज से की, और वो मुफाहमती सियासत थी। ये मुफाहमती सियासत कितनी असरअंदाज हुई है या कितनी ज्यादा असरअंदाज? लेकिन ये याद रखें कि जो चार्टर डेमोक्रेसी है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था जी। तो बेसिकली जरूरत इसी बात पे है कि सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए। देखो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनाने का कोई तुक नहीं है जी। आसफा भुट्टो का भी कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा है कि उनको भी चेयरमैन बनाने की बात की जा रही है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनको भी इन किया जाएगा, वो भी अब सीखने की कोशिश करेंगी। जो ये बात है ना कि जी वो उनकी वो सियासी, अब मेरी नज़र में बिलावल साहब की सियासी तरबियत की ही आसिफ जरदारी साहब ने। मोहतरमा ने शायद उस तरह से उनकी सियासी तरबियत करने की पोजीशन में नहीं थी, बहुत छोटे थे उस वक्त, तो सियासी तरबियत तो एक्चुअली उनके वालिद के हाथ में हुई है, जरदारी साहब के हाथ में। बड़े कब होंगे? लेकिन छोटे थे मेरे हिसाब से, देखिए वो उस वक्त की बात है। मैं सिर्फ तरबियत की बात कर रही थी। जी मैं सिर्फ तरबियत की बात कर रही थी कि तरबियत एक्चुअली उनकी बेनजीर साहबा ने की है, इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने वालिद को हर बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उनको बोलने की आजादी दी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। बिल्कुल ठीक बात है। अब सियासी तरबियत चूंकि आसिफ जरदारी साहब ने की है, और ये जो उनका माहौल है, पीपल्स पार्टी का ओवरऑल माहौल है और उनके घर का माहौल है कि वो बात कर सकते हैं, ओपनली इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, जरदारी साहब के हाथ में ड्राइविंग सीट है, तो उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को आगे लेके चलना है, क्योंकि अब जिन हालात से इस वक्त मुल्क
गुजर रहा है, हमें ये बात किसी सूरत नहीं भूलनी चाहिए। आपको शायद लगता है कि भूल जाती हैं बातें, ये 10-12 माह, ये 8 माह 6 माह पहले की बात है जब हम जिन हालात से गुजर रहे थे, उस वक्त हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। वो ये इस जो 3-3.5 साल के इंतशार की सियासत है, या 2014 से लेकर 2023 की जो सियासत है, इसने हमें क्या दिया है, इससे हमें क्या फायदा हासिल हुआ है? हमारी हालत ये हो गई कि अच्छी खासी चलती मुईशत जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे जा खड़ी हुई है। तो हमें ये बाहर तौर सोचना है, और अगर कोई सोच रहा है तो उसे हमें कंडेम करने के बजाय ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर ये बंदा ये बात कर रहा है जो हमारे फायदे की है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली आगे चलना है मामलात को लेकर। अच्छा ताहिर साहब, सवाल आपसे मेरा ये है, जरदारी साहब को किस चीज़ का डर है? क्यों मुफाहमत ज़रूरी है? क्यों अनाकी सियासत करना ज़रूरी नहीं है? क्यों समझ रहे हैं कि इस टाइम पैचअप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और राजा परवेज़ अशरफ साहब की भी स्टेटमेंट है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएंगे, इसका इम्कान है। तो जरदारी साहब को क्या डर है कि किसी न किसी तरीके से अकेला हो जाएंगे अगर नहीं पीछे पीछे चलते नून लीग के? मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी, जहाँ उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया, तवील अरसा उन्होंने जेल काटी, लेकिन वो जोड़ तोड़ के तो माहिर हैं, वो अवामी सियासत के वो माहिर नहीं हैं। तो इसलिए उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नहीं है, लिहाजा वो सियासत को जो पीपल्स पार्टी की है मज़ामत या ड्राइंग रूम से निकाल के अवामी सियासत जो है बनाने की सलाहियत नहीं रखते। बाकी पॉलिटिकल विजडम उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हो गया, बतदरीज बहुत ज़्यादा कम हो गया। अच्छा। और उसके ऊपर वो 2-3 इलेक्शन में, हर इलेक्शन में कहते हैं कि अगला इलेक्शन हमारा होगा। और दूसरा से इस सवाल का जो आपने सवाल किया उसका जवाब वो मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में दे चुके हैं कि मैंने अपनी एहलिया की लाश उठाई है मैयत, और मेरा एक ही बेटा है और मैं उसको कुर्बान, तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो कहते हैं कि ये जमहूरियत की लंबी जंग है, तो इक़्तिदार के केक में चाहे पीस छोटा ही है, वो छोटा पीस खा लेना चाहिए, लेकिन मज़ामती सियासत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बिलावल भुट्टो का ताल्लुक है, जिस तरह पहले भी कहा, वो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, लेकिन वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भी बेटे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कौन थी? वो थी कि जो इक़्तिदार कुर्बान कर लेती थी लेकिन पार्टी को बचा लेती थी, और वो सियासत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह खेतों खलियानों से में लाई, वो गली कूचों में लाई, वो बंद कमरों से निकाल के अवाम में लाई। यही उसका जुर्म था कि वो लियाकत बाग में शहीद कर दी गई। तो इस वक्त बिलावल का रोशन मुस्तकबिल है। जितनी भी हमारे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे भतीजे हों, वो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हों, वो मोनस इलाही हों, वो हमजा शहबाज हो, मरियम हो, बिलावल उन सबसे ज़्यादा बाशऊर, तालीम याफ्ता, तरक्की पसंद और जमहूरियत की पर सोच रखने वाले हैं। सिर्फ मसला ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन्हें अवामी सियासत की नहीं जा रही, उनको वो स्पेस नहीं दी जा रही जिसके अंदर वो मज़ामती या अवामी सियासत करें। और वो समझते हैं उनका नौजवानों से, उनका अवाम से आसिफ अली जरदारी साहब की निस्बत ज़्यादा राब्ता है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी डिफरेंट होती है। ठीक, नौशाद साहब, पीपल्स पार्टी में पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या मामलात हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ रहे? और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये अब बात मिसाके जमहूरियत की जो कर दी आज बिलावल साहब ने, ये फिर बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाएगी जो 2008 से शुरू हुई थी? देखिए, कोई ऐसी वो नहीं है, हमें भी थोड़ा सा जो है ना वो आदत पड़ गई है बाल की खाल उतारने की। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह की मुफाहमती बात करते थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबात से पहले कभी पेट फाड़ने की और कभी कोई बातें करते थे, तो ये भी हम उस वक्त भी कहते थे कि ये गुड कॉप बैड कॉप है, और वक्त ने साबित किया कि उन दोनों भाइयों के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। आज भी हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं उनमें और जरदारी साहब में मुझे कोई ऐसा इख्तलाफ नज़र नहीं आता। मैं फिर कहूँगा इख्तलाफ राय एक डिफरेंट बात है। साहब, हम स्टेटमेंट्स शहबाज शरीफ साहब की उठाकर देख लें, वो इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ बिल्कुल कसीदे पढ़ते दिखाई देते हैं, हमें नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट से ऐसे कहीं नहीं लगता। ओ भाई, ऐसे ही होता है ना। देखिए, सियासत करनी है और जिन हालात में पाकिस्तान में सियासत करनी है वहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब उसको अभी देखिए ना, आपको ताहिर साहब वाली बात याद है कि जी गौहर साहब जो हैं वो उनके साथ ये भी ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से जरा बातचीत करेंगे और कोई बेहतरीन, तो अल्टीमेटली ना इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी हकीकत है। तो उस हकीकत को सामने रखते हुए यहाँ पर वो रोल जो है वो शहबाज शरीफ साहब प्ले करते हैं, पीपल्स पार्टी में वो रोल जो है वो जरदारी साहब प्ले करते हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब जिस तरह का रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो लीडर है, आने वाले वक्त के अंदर बिलावल लीडर है, वो बिलावल वो वाला अग्रेसिव रोल
प्ले करते हैं। देखिए ये तो हर जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी है, हर एक ने इंतखाबात में जाना है, जब इंतखाबात में जाएंगे उनकी कोशिश होगी वो मैक्सिमम वोटर को ये बता सके कि उनके लिए सबसे बेहतर पार्टी जो है जो इसको वोट डलना चाहिए वो उनकी अपनी जमात है। अब इसके अंदर मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, पीपल्स पार्टी में मुझे कोई ऐसी इख्तलाफात नजर नहीं आते, पीपल्स पार्टी की किसी टियर में भी मुझे इख्तलाफात नजर नहीं आते जिसमें यह कहा जा सके कि आपको पार्टी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है या उसको कोई मसला फर्ज करें, कोई एक शख्स या दो आदमी फर्ज करें कि वो किसी और पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं या वो इख्तलाफ रखते हैं या वो अपनी पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो उसकी निस्बत आपको दर्जनों ऐसे लीडर भी मिल जाएंगे उनके मुकाबले पे जो जो अपनी क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हैं और काम करते हैं। हमें ये याद है बिलावल भुट्टो साहब ने जब मुराद अली शाह साहब को सीएम बनवाया था और कायम अली शाह साहब को ये कहकर हटवाया था कि ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्हें अब आराम करना चाहिए, तो उस वक्त भी उनका फलसफा यही था कि यंग एनर्जेटिक लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम जमातों के पास इस वक्त यंग लीडरशिप कितनी है, कितने लोगों को सामने लाया जा सकता है और कितने लोगों को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है जो कल को पार्टी के लिए ट्रांसलेट करे वोट की सूरत के अंदर। हर जमात जो है वो अपनी अपनी जगह पे ये कोशिश करती है कि वो यंग लोगों को सामने रखे, उनको लाए, क्योंकि अब हर बंदे को ये नजर आ रहा है कि इस दफा लगभग 2 करोड़ के करीब नया वोटर है, कोई 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान 6.25 करोड़ वोटर है। तो अल्टीमेटली उनकी जो थॉट है, उनका थॉट प्रोसेस है, उसको हर पार्टी हिट करने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम लीग बाकायदा तौर पे, नून लीग जो है वो इस पे काम कर रही है, उन्होंने पूरा इसको अलहदा से एक सिस्टम बनाया जिसके लिए वो सिर्फ एक सेगमेंट के तौर पे यूथ को अलहदा से अपने मंशूर के अंदर और अपने विजन के अंदर आइंदा सामने लाएगी कि यूथ को हमने क्या फायदे देने हैं, आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम उनके लिए क्या ला रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी। इस दफा जी इसी दफा ये अभी मंशूर जो आएगा उनका जो आजकल में आने वाला है, उसके अंदर बाकायदा वो उन्होंने इसके ऊपर अलहदा से काम किया है ना, और ये हर जमात की मजबूरी है। देखिए आपके जो नए वोटर्स कायदे-ए-आज़म हैं, ने तो उसी टाइम पे इनकी अहमियत बता दी थी कि नौजवान नस्ल की कितनी ज़रूरी है अहमियत। खैर मुझे अब ब्रेक अनाउंस करना है नौशाद साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद इलेक्शन पाकिस्तान में कितने करीब हैं और कितने दूर, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त इक़्तिदार के लिए रस्साकशी चल रही है। किसने इक़्तिदार संभालना है और किसने इक़्तिदार से दूर होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल PTI ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से राबता मुहिम भी तेज़ कर दी, जबकि सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर राबता कारी के लिए बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को आगे लाया गया है। मगर इलेक्शन का इनेकाद अभी भी सवालिया निशान ही बना हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने ही पैमरा से रुजू करने का फैसला भी किया है, मगर सवालिया निशान अभी तक वहीं पर कायम है कि इलेक्शन की तारीख फाइनल होने पर भी चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातों की अपनी अपनी सियासी मसलहतें हैं और मुफादात हैं जो कि अभी तक सामने आ चुके हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ आखिर क्यों हैं अभी भी। सना मिर्ज़ा, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मेरा ख्याल है क़यास आराइयाँ उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हम वाकई इलेक्शन के दिन पर नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उसके बाद मेरा ख्याल है ये डिबेट ज़रा ज़्यादा हो गई, क्योंकि सहाफ़ती बरादरी ने पहली मरतबा उस इशू को उस तरह हाईलाइट करने की कोशिश की और फिर ये डिबेट चल पड़ी। अदरवाइज़ ये डिबेट मेरा ख्याल है जब डेट अनाउंस भी नहीं हुई थी, इंटरम सेटअप आया था, उसके बाद से हो रही थी कि आया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। देखिए अगर मैं रियलिटी बेस्ड बात करूं तो आई थिंक हम 8 फरवरी से आगे इलेक्शंस को नहीं ले जा सकते। इसकी बहुत सी इंटरनल और एक्सटर्नल वजूहात हैं। ना तो एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि इंतखाबात इसके बाद हो, ना ही सियासी जमातें चाहेंगी, क्योंकि अगर इस मरतबा ये इलेक्शन की डेट डिले होती है तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर अनलिमिटेड टाइम होगी। कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में फवाद हसन फवाद साहब मेरे ही शो में मौजूद थे, उन्होंने बड़ा क्लियर स्पेसिफाई कहा है कि इलेक्शन इसी डेट पर होंगे और इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ, इंटरम गवर्नमेंट से कुछ ऐसे काम लिए जा रहे हैं जो अमूमन इंटरम गवर्नमेंट्स नहीं करती हैं, लेकिन वो उस फेज में रहते हुए उन कामों को कंप्लीट करके या कम से कम स्टार्ट करके जाएंगे। लेकिन अगर इस मर्तबा कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया सियासी जमातों की तरफ से तो फिर हम ये समझ लेंगे कि इलेक्शंस फिर अगले 1-2 साल नहीं होने हैं। बाकी कयास आराइयां हैं, बहुत सी प्रेडिक्शंस के ऊपर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान वैसे भी मेरा ख्याल है कि तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज का घर है, यहाँ हर गुजरते दिन और हर गुजरती रात एक नई कॉन्स्पिरेसी पैदा होती है। तो आई थिंक हमें इसके ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए। मेरी अपनी अदना सी राय यह है कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकते।
इसलिए कि अगर हम इससे आगे जाते हैं तो सेनेट इलेक्शन और जो प्रेसिडेंट के जो तब्दीली है ये तो बहुत माइनर इशू है, लेकिन जो हमें आईएमएफ से एग्रीमेंट करना है, ये हमारे जो इंटरनेशनल स्टेक्स इस वक्त हैं उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, तो हमें किसी ना किसी लंगड़ी लूली पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत को बनाना पड़ेगा। और ये जरूर तय है कि जो भी हुकूमत आएगी उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं हो सकती और ना ही उसको मिलेगी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम आप बनाएंगे। और मैं इसमें बस आखिरी पॉइंट ऐड करूंगी कि ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी ये उसी की एक तरह से प्रैक्टिस थी, कोई माने ना माने लेकिन ये उसी की एक प्रैक्टिस थी जो कि की गई कि क्या इस तरीके से मांग तांग के एक पॉलिटिकल पार्टी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो जो चूचू का मुरब्बा बनाया गया था वो बनाने के बाद क्या हुकूमत रन कर सकती है, तो आई थिंक वो तजुर्बा बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर इस तजुर्बे में जो अगला तजुर्बा होना है इसमें अगर उस चूचू के मुरब्बे को नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, खुद मियाँ साहब के लिए भी, खुद उनकी अपनी जमात के लिए भी, और खुद जो उनको बना कर देंगे उनके लिए भी, क्योंकि मियाँ साहब में और शहबाज शरीफ साहब में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो आप और मैं बखूबी जानते हैं। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब, सवाल आपसे मेरा ये कि इलेक्शन कमीशन पैमरा में किस बुनियाद पर जाएगा? अभी तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इस पर तो तवज्जो, इस पर तो फोकस है ही नहीं इलेक्शन कमीशन का। मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए थे कि इस पे क्या सराइयाँ न की जाएं, तो ज़्यादा तबसरा न किया जाए। तो अगर ये है कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इनेकाद के हवाले से अगर एक क्या सराइयाँ होंगी तो उससे फ़िज़ा मुतासर होगी। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त इंतखाबी जोशो खरोश उस तरह शुरू नहीं हुआ जो होना चाहिए। और ये जो क्या सराइयाँ होती हैं उसकी वजह भी ये है, ये भी जमा इस वजह से भी होती हैं कि पाकिस्तान की एक तारीख रही है, यहाँ पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें रही हैं। तो इस हवाले से लोग, क्योंकि पहले ही 2 सूबाई हुकूमतें में 90 डेज़ का वो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी वो चलें डिले हो गई वेरियस रीज़न पे। अब हम फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी पार्लियामेंट थी वफाकी, उसके बाद भी 90 डेज़ का ओवर हो गया। तो इस हवाले से अभी भी लोग ये देखते हैं कि क्या इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। अच्छी बात ये होगी कि इसी डेट को, जिस तरह सना ने तफसील से बताया कि इसके साथ अगर इस डेट को नहीं होते तो बहुत सारे आइनी और कानूनी पहलू जन्म ले लेंगे। और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का, वो फ्रीज हुआ है। तो हम अगर केयर टेकर सेटअप को लंबा चलाते हैं तो फिर इससे भी बड़ा मसाइल होंगे। जो बजट अप्रूव हुए हैं उनके अंदर जो तरक्याती फंड है वो फ्रीज हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि बर वक्त और साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। ये इसलिए भी शुबा होता है कि कुछ लोग जिन्हें रिलीफ मिलना है, हमारी कौमी लीडरशिप है, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक केस में रिलीफ मिला और मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त रिलीफ मिला, उनके साथ ज्यादती हुई, अब दूसरे केस में भी उनको रिलीफ मिलना बाकी है। तो लोग ये देखते हैं कि शेड्यूल और उसके दरमियान क्या ये मुमकिन हो पाएगा। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के बारे में एक तशवीश का एक तासर उभारती है। ज़रूरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़े और इंतखाबी अमल को के प्रोसेस को शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाए। नौशाद साहब, शुएब शाहीन साहब ने बीबीसी को ये बताया है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हलके हैं जो बेसिकली नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, इलेक्शन में हीले बहाने ताखीर ये सामने आ सकती है। ये शुएब शाहीन साहब की स्टेटमेंट है जो कि बीबीसी को उन्होंने बताया। आप इस पर क्या कमेंट करें? कोई नून लीग का बंदा बात करता तो फिर तो मुझे बात समझ में आती है। अब पीटीआई ने तो यही कहना ना, शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुखालिफ जमातें भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या वजह है जो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, वो भी पूछ रहे हैं वजह। प्रॉब्लम क्या है मैं तो बताता हूं। प्रॉब्लम अभी ये है कि देखिए, सना ने भी कुछ चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया है और नईम साहब ने भी आपको बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं एक हमारी माजी के अंदर भी और रीसेंट पास्ट में भी, जो ये इलेक्शंस में डिले आया उसके बाद ये डर और ये धड़का कहीं ना कहीं मौजूद है कि ये मामला कहीं आगे ना बढ़ जाए। पता नहीं आइन की फिर पासदारी होती है। अब चूंकि ये धड़का मौजूद था इसलिए चीफ जस्टिस ने ये बात समझा दी थी कि इस काम को नहीं करना। ये जो आप कह रही थी पैमरा किसको लेके जाएगा, ये कंटेम्प्ट का केस भी बन सकता है कि अगर आप जो ये काम करेंगे वो चीफ जस्टिस की वहां पे ही दरखास्त दी जा सकती है। प्लस ये है कि उन्होंने चूंकि कहा था कि इनको बंद किया जाए, इनको रोका जाए, तो वो पैमरा के अंदर दरखास्त की गुंजाइश है और वो दरखास्त उसके जरिए जाएगी, उस ऑर्डर के जरिए जाएगी।
अब मामला क्या है? मामला है कि ये जिस कॉलम की तरफ इन्होंने बात की है, कुछ चंद लोग और भी थे जिन्होंने कॉलम के बाद कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की और ट्वीट्स की जिसके बाद ये तासुर निकलना शुरू हुआ कि वहाँ कुछ कोई तब्दीली आ सकती है या इसमें कोई चेंज आ सकती है। मुझे चाहिए मंतकी तौर पे आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने कल भी तरक्याती काम की इजाज़त मांगी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको बना कर दिया। इसके अलावा अब तक जितना भी जो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल चल रहा है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, कहीं उसमें डिले हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर उसमें कोई डिले नज़र आए, कोई बात उनकी वो जो समझ में आए तो फिर बात करते हैं। तीसरी बात जो असल में रेफर किया गया कि देखिए कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके सेनेट इलेक्शन का मामला है, प्रेसिडेंटशिप का मामला है, फिर आईएमएफ ने कहा है कि नई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनको वो किस्त रिलीज की जाएगी जिस पे अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। तीसरी बात यह है कि जो आप एग्रीमेंट्स या एमओयू साइन कर रहे हैं, जिस इन्वेस्टमेंट की आप जिस पे बगले बजा रहे हैं या जिसका शोर कर रहे हैं कि हमें वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई, यूएई से आ गई, कतर से हम मुआहदे कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये उस वक्त तक ट्रांसलेट नहीं होगा जब तक यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी और इसकी प्रॉपर अप्रूवल थ्रू कैबिनेट नहीं होंगी। फिर वो एग्रीमेंट्स की तरफ जाएंगे और फिर आप अपना प्रोसेस शुरू करें। इसके बाद भी एक पॉइंट ये है कि मुझे सिर्फ वो रीजन समझा दीजिए, कोई एक लॉजिक जरूर देनी चाहिए कि वो लॉजिक दी जाए। जो उन कॉलम निगार ने जो बात कही थी वो ये थी कि मईशत में बेहतरी आ रही। मईशत में बेहतरी जो है, ये जो इक़दामात लिए गए हैं ये फॉर द लॉन्गर रन कंटिन्यू ही नहीं किए जा सकते अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी और ये कंटिन्यू नहीं होंगे तो फिर ये जो एफर्ट अभी पुट की गई ये भी डाउन द ड्रेन चली जाएगी। इसलिए मेरी नजर में कोई एक लॉजिक ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि इंतखाबात में किसी किस्म की कोई ताखीर हो भी सकती है, कोई होने के इम्कानात भी नहीं है। और जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। कुछ होता है तो निकलता है ना। ये इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं तो अपनी पड़ चुकी है ना, जो पैमरा की तरफ जाने की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मीडिया की आवाज तो बंद कराएं। इस एक बात के बाद वो नहीं चाहते कि ये डिबेट शुरू हो जिसकी कोई सेंस नहीं है। देखिए आप हिजान बर्पा करते हैं ना, हमने देख लिया 2014 से लेकर हमने आज तक के हिजान को देख लिया। आपने क्या कर लिया? नवाज शरीफ साहब के केसेस जिस तरह बनाए, आपको याद है? वो जी JIT ये स्टेटमेंट दे रही है, वो जी फलाने उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, वो जी जजेस ये कह रहे हैं, वो जी केस ये बन गया, फला हो गया। आज आपने कल की समाअत की जो अगर तफसीलात पढ़े ना तो माजरत के साथ मुझे तो वैसे ही बड़ी शर्म आती है निज़ाम अदल पे और इंसाफ पे कि वो जो बातें वो कह रहे हैं आपने ये किया नहीं जी, ये किया, ये बुनियादी बात थी, आपने पूरी की इतने पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं वो फलाही इदारों पर खर्च करना शुरू हो जाए। और इस दौरान आपने जो नुकसान किया, आपने जो अपने मुल्क की हालत की, जो आवाम के अंदर पोलराइजेशन पैदा की, डिवीजन पैदा की, इस सारे का नतीजा क्या निकला? तो अल्टीमेटली हमें इस तरह के ये जो हमें जो कयास रही हैं, अच्छा, इनसे बात रहना चाहिए। को बंद करने की बातें भी करे, कहीं ना कहीं से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सॉरी, मैं नहीं सुन पाया। नैब को बंद करने की बातें भी कर रही हैं नून लीग। हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि नैब एक ओवरलैप, इतनी कैपेसिटी है नून लीग की, नौशाद साहब हम यही मान लें अगर भाई पहले नहीं कर पाई थी। मैं आपकी बात से हम कहते थे, मुझे याद है कि जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस पे बहस करते थे, पीपल्स पार्टी को भी कहते थे नैब से काम जिनके लिए लिया जाता है वो कैसे कर सकते हैं बंद? मुझे मेरे ख्याल से ये दायरों का सफर है। हमें आखिर तो किसी ना किसी वक्त इस दायरे को तोड़ना है। हमें ये तोड़े बगैर हम बैक टू पॉइंट जीरो होंगे। तोड़ने वाले खुद ना टूट जाए नौशाद साहब, ये भी बड़ा सवाल है। भाई तोड़ना पड़ेगा, उन्होंने करके देख लिया ना, अगर नहीं तोड़ा तो उन्होंने भुगत भी लिया है। अब वो अगर अब भी बाज नहीं आएंगे, अब भी वो काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो बंद करे। इस तरह में तो बस ये है कि ट्रेन निकल जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सना मिर्जा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर नईम मलिक साहब, अनीक नाजी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।